Hi friends, please like, share, subscribe, comment and press the bell icon button. हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे बिकॉज इस टाइम खुद को और खुद की फैमिली को सुरक्षित और स्वस्थ रखना हमारी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज वी आर गोइंग टू वेरी डिफिकल्ट टाइम ड्यू टू कोरोना वायरस एपिडेमिक। आजकल ये जो महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, इससे निपटने के लिए पूरी दुनिया की सरकारें अपने अपने उपाय कर रही हैं। वहीं भारत में एक एक्ट इस समय काफी चर्चा में है जिसका नाम है महामारी अधिनियम 1897 मीन्स एपिडेमिक एक्ट 1897। जी हाँ, इंडिया की सरकार ने इस महामारी से निपटने के लिए इसी अधिनियम को इंडिया में लागू किया है। तो आइए देखते हैं कि ये एपिडेमिक एक्ट क्या होता है। जी हाँ, मैं आपके एजुकेटर शालिनी चौहान आज आपके लिए इस एक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। तो देखते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या है और इस एक्ट के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं कि महामारी अधिनियम 1897 क्या है। फ्रेंड्स, महामारी अधिनियम 1897 में कुल 4 धाराएं हैं, यानी कि ये पूरा अधिनियम कुल 4 धाराओं से मिलकर बना है और इन 4 धाराओं में ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार को संपूर्ण शक्तियां दे दी गई हैं। ये अधिनियम 123 साल पुराना है और उस समय बनाया गया था जब भूतपूर्व बम्बई राज्य में बुबोनिक प्लेग नाम की बीमारी फैली हुई थी। उस समय अंग्रेजों के जमाने में इस एक्ट को बनाया गया था। इस एक्ट का प्रयोग आज कोरोना वायरस से निपटने के लिए इंडिया में किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि एक्ट क्या होता है और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और क्या क्या शक्तियां राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इसके थ्रू मिल रही हैं। फ्रेंड्स, महामारी अधिनियम 1897 संपूर्ण भारत पर और भारत के सभी राज्यों पर लागू होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस अधिनियम में कुल 4 धाराएं हैं और इन 4 धाराओं में ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार को संपूर्ण अधिकार दे दिए गए हैं और इस अधिनियम का प्रयोग भयंकर महामारी के समय ही किया जा सकता है, जब केंद्र सरकार या किसी राज्य की सरकार को ऐसा लगता है कि उसके क्षेत्र में ऐसी बीमारी फैल रही है जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है और जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करती जा रही है, तब इस अधिनियम को वो सरकार अपने क्षेत्र में लागू करती है। आइए अब एक नजर इस पूरे अधिनियम पर डाल लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि वन बाय वन हर एक सेक्शन में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो देखते हैं कि सेक्शन 1 में क्या कहा गया है। सेक्शन 1 संक्षिप्त नाम और विस्तार के बारे में बताता है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू होगा और भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। सेक्शन 2 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस अधिनियम का, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही शक्तियां प्रदान करता है। सेक्शन 3 दंड का प्रावधान करता है। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी भी आदेश का उल्लंघन करता है तो वो आईपीसी के सेक्शन 188 के अधीन दंड का भागी होगा। सेक्शन 4 अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। तो आइए देखते हैं इस अधिनियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 2। इस अधिनियम का सेक्शन 2 ये कहता है कि जब केंद्र सरकार या किसी राज्य की सरकार को ऐसा लगता है कि उसके क्षेत्र में कोई ऐसी भयंकर बीमारी फैलती चली जा रही है और ऐसा भयंकर रूप ले रही है जिसे कंट्रोल कर पाना जो वर्तमान प्रोविजन उसके पास है उनके थ्रू इनफ नहीं है, तब वो इस महामारी अधिनियम को अपने क्षेत्र में लागू कर सकती है। द सेकेंड थिंग इज एम्पावर एनी पर्सन टू मेक प्रोविजन, यानी कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकती है कि वो ऐसे उपाय करे या ऐसे नियम बनाए जिसके थ्रू इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। नेक्स्ट थिंग इज कि सरकार पब्लिक नोटिस देने के बाद ऐसे टेम्परेरी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है जिसके थ्रू इस भयंकर बीमारी को पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होने से रोका जा सके और इस बीमारी को कंट्रोल करने में या इस अधिनियम को लागू करने में जो भी व्यय होते हैं, सरकार ये भी डिसाइड कर सकती है कि वो किस प्रोसेस से होंगे और किसके द्वारा चुकाए जाएंगे। अधिनियम का सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि सरकार रेल द्वारा या अन्य किसी भी माध्यम से आने वाले यात्रियों का एग्जामिनेशन कर सकती है, यानी कि उनका परीक्षण कर सकती है और इस परीक्षण में वो जैसी चाहे वैसी प्रक्रिया अपना सकती है। और यदि सरकार को ऐसा लगता है कोई व्यक्ति संक्रमित है या उसके संक्रमित होने की आशंका है तो वो उसे अस्पताल, अस्थायी आवास या अन्य कहीं भी उसे सुरक्षित रख सकती है। अधिनियम का सेक्शन 2A केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है। वो केंद्र सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि केंद्र सरकार को यदि ऐसा लगता है
कि देश में या देश के किसी भाग में ऐसी भयंकर बीमारी फैलती जा रही है या ऐसी भयंकर जो महामारी का रूप ले रही है और जिसे कंट्रोल कर पाना जो भी प्रोविजन वर्तमान में उसके पास हैं उनके द्वारा इनफ नहीं है, या वो जो भी प्रोविजन वर्तमान में है वो प्रॉपर नहीं है, तो वो इस अधिनियम को लागू कर सकती है। इस अधिनियम के अंतर्गत वो किसी बंदरगाह, हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों का निरीक्षण कर सकती है और इस निरीक्षण में वो जैसी चाहे वैसी प्रक्रिया अपना सकती है जिससे उस रोग की रोकथाम की जा सके। इसके अंतर्गत वो उन लोगों को, यानी कि जो लोग संक्रमित हैं, उन्हें क्वारंटाइन भी कर सकती है। अधिनियम का सेक्शन 3 ये कहता है कि यदि कोई पर्सन इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है या उसकी अवहेलना करता है तो आईपीसी के सेक्शन 188 के अंतर्गत दंड का भागी होगा। तो देखते हैं कि आईपीसी का सेक्शन 188 क्या कहता है। आईपीसी का सेक्शन 188 लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा के बारे में प्रावधान करता है। ये सेक्शन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा दिए गए आदेश का उल्लंघन करता है या उसकी अवज्ञा करता है तो वो 1 माह के सादा कारावास या 200 रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि वो ऐसा कोई कार्य करता है जिससे मानव जीवन पर संकट पैदा हो जाए या वो बलवा करने का प्रयास करता है तो वो 6 मास के सादा कारावास या कठोर कारावास या फिर 1000 रुपए तक के जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। इस अधिनियम का सेक्शन 4 इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। यानी कि इस अधिनियम के अधीन यदि कोई व्यक्ति सद्भावना पूर्वक कोई कार्य इस बीमारी के रोकथाम के लिए करता है तो उसके खिलाफ कोई भी वाद या विधिक कार्यवाही आगे नहीं की जाएगी। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस अधिनियम का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब वर्तमान विधि के प्रयोजन इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए या महामारी को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर ना हो। तो आइए देख लेते हैं कि वो प्रयोजन कौन कौन से हैं। वो प्रावधान है आईपीसी का सेक्शन 269। आईपीसी का सेक्शन 269 ये कहता है कि उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का फैलना संभाव्य हो। इट मीन्स अगर कोई पर्सन ऐसा कोई कार्य उपेक्षापूर्ण यानी कि लापरवाही से करता है जिससे किसी भयंकर बीमारी का फैलने की आशंका हो और जिस बीमारी के फैलने से या उसका संक्रमण होने से मानव जीवन के लिए संकट पैदा हो जाए, तो यदि वो ऐसा कार्य लापरवाही से करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है 6 मास का सादा या कठोर कारावास या फिर जुर्माना या फिर इन दोनों से ही वो दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट है आईपीसी का सेक्शन 270। आईपीसी का सेक्शन 270 कहता है कि परिदेशपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। यानी कि इसमें यदि कोई व्यक्ति द्वेषपूर्ण भावना रखते हुए कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कोई ऐसा संक्रमण फैल सकता है जो मानव जीवन के लिए संकट पैदा कर दे, तो वह 2 वर्ष तक के सादा कारावास या कठोर कारावास या फिर जुर्माना या फिर इन दोनों ही दंडों से दंडित किया जा सकता है। इन दोनों ही धाराओं में यह अंतर है कि धारा 269 उपेक्षापूर्ण कार्य यानी कि ऐसा कोई कार्य जो लापरवाही से किया जाए उसके बारे में बताती है, और धारा 270 परिदेशपूर्ण कार्य यानी कि विद्वेष की भावना को लेकर अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसके बारे में बताती है। नेक्स्ट है आईपीसी का सेक्शन 271। आईपीसी का सेक्शन 271 बताता है अबाउट डिसओबीडियंस ऑफ क्वारंटाइन रूल, यानी कि जो कोई क्वारंटाइन रूल को डिसओबे करेगा या उसका उल्लंघन करेगा तो वो 6 माह तक के सादा कारावास या कठोर कारावास या जुर्माना अथवा इन दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट है सीआरपीसी का सेक्शन 154। इस सेक्शन के अंतर्गत यानी कि जो मैंने आईपीसी के सेक्शन 269, 270 और 271 बताए थे, इनका उल्लंघन करने पर
पुलिस FIR दर्ज कर सकती है अंडर महामारी अधिनियम 1897 के अंतर्गत। यदि भारत सरकार चाहे तो वो जितने भी माध्यम हैं, जिन माध्यमों से बाहर से यात्री इंडिया के अंतर्गत आते हैं, उन सभी माध्यमों को बंद कर सकती है और खुद को क्वारंटाइन कर सकती है, जैसा कि वर्तमान में भारत सरकार ने खुद को किया हुआ है। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं एंड होता है। आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें और गवर्नमेंट के रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करते रहें। और मैं गॉड से यही प्रे करती हूँ कि आप सभी सेफ एंड हेल्दी रहें। सो टेक केयर योरसेल्फ ऑल ऑफ यू गाइज। मैं मिलती हूँ इसी चैनल पर अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।